हाँ भाई। नमस्कार सभी को। स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस बेहतरीन कक्षा में। उम्मीद करते हैं सब कुशल मंगल होगा। देखिए, राजस्थान में अपवाद तंत्र की चर्चा हम लोग कर रहे थे और आंतरिक अपवाद तंत्र हम लोगों ने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के खत्म होने के बाद में लास्ट में आपको उस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी जिसमें हमने पूरा आंतरिक प्रवाह पढ़ा था, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण नदी पढ़ने वाले हैं हमारे मरुस्थल प्रदेश की। समझ चुके होंगे आप लोग, थंबनेल में भी आप लोगों ने देख लिया होगा। लूनी नदी की चर्चा आज हम लोग करेंगे, पूरी की पूरी सहायक नदियों समेत पूरी नदी को कंप्लीट करेंगे। एक भी प्रश्न क्लास से बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है। बस क्लास को एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रश्न बाहर जाता भी है तो इस प्रकार से नहीं होगा कि वो केवल आपको नहीं आ रहा और बच्चों को सभी का सही हो रहा है। मतलब ऐसा प्रश्न अगर कभी आता भी है जो क्लास से बाहर हो, तो देख लीजिएगा कि आपको सिलेक्शन से बाहर वो प्रश्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूनी नदी। जी। लूनी नदी की चर्चा करें तो लूनी नदी जो है वो अरब सागर के अपवाद तंत्र का पार्ट है। मतलब लूनी नदी जो है वो अपना जल जो है वो अरब सागर में ले जाकर प्रवाहित करती है, मतलब अरब सागर में जो है वो गिरती है अंतिम तौर पे। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, ज्योग्राफिकल इवेंट की तरफ से भी, मतलब ज्योग्राफी की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे जो मरुस्थल प्रदेश है उसकी सबसे लंबी नदी है और मरुस्थल में पानी मतलब सोना ही मिल गया, ठीक है, इसी प्रकार से। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। और कुल चार नदियां पढ़ेंगे हम लोग, किसमें, अरब सागर के अपवाद अंतर में। चारों को हम लोग ऐसे करेंगे, आज लूनी पढ़ेंगे, कल दो नदियां और पढ़ लेंगे और अंतिम क्लास में हम लोग माही कर लेंगे, ठीक है। चलिए, लूनी की आपको लंबाई याद रखनी है क्योंकि अब जो नदियां आने वाली है वो अरब सागर के अपवाद तंत्र और बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र से रिलेटेड होंगी। तो आपको लंबाई वगैरह याद रखनी होगी। तो इसकी जो लंबाई है वो 495 किलोमीटर है, ठीक है। आप लोग 295 नाम से गाना है उससे भी याद रख सकते हैं कि 495 किलोमीटर जो लंबाई है वो लूनी नदी की लंबाई है। हम लोग नदियों के उपनामों की चर्चा करते हैं सबसे पहले, तो उसी प्रकार से उसी क्रम में उसी तरीके से हम लोग सबसे पहले उपनाम पढ़ लेते हैं कि नदी के उपनाम क्या क्या है। तो उपनाम सबसे पहले देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये नदी जो है वो उद्गमित होती है। ऐसे नहीं है कि किसी एक पहाड़ी से निकलती है, आगे वो भी बताऊंगा मैं। बस पहले उपनाम देख लीजिए। एक तो नाम है इसका सागरमती, उसके बाद में लवणमती भी इसका नाम है क्योंकि इसका जल जो है वो खारा हो जाता है, लवणमती, ठीक है। उसके बाद में अंतः सलीला। एक सेकंड, ये नाम थोड़ा सही लिखते हैं हम लोग, अंतः सलीला। उसके बाद में ना, ये जो नदी है इसका जल बालोतरा तक तो मीठा होता है लेकिन बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है। आगे उसकी पुनः चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन अभी इसका नाम बता रहा हूँ, आधी खारी आधी मीठी। आधी खारी आधी मीठी, ठीक है। तो आपको लगभग ये 4 से 5 उपनाम इस नदी की याद रखने हैं। उसके बाद में हम लोग एक एक करके चर्चा करते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले इस नदी का उद्गम समझते हैं कि ये नदी जो है उद्गमित किस प्रकार से होती है। अन्य नदियों की तरह ये किसी एक पहाड़ी से नहीं निकलती। दो नदियां मिलकर लूनी नदी का निर्माण करती है। दोनों की दोनों जो नदियां हैं वो अजमेर से ही निकलती हैं, तो समझ लीजिए ये अजमेर है। मान लीजिए अब अजमेर डिस्ट्रिक्ट की ही चर्चा कर रहे हैं हम लोग। आनंद सागर झील के पास में एक पहाड़ी है नाग पहाड़। ये मान लीजिए ये है हमारा क्या, नाग पहाड़। नाग पहाड़ अजमेर में है, आपको पता ही है सभी को, तो एजे लगा देता हूँ मैं, अजमेर में है। नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है सागरमती नाम से, तभी तो लूनी को हम लोग सागरमती भी बोलते हैं। यहां से एक नदी निकलती है सागरमती के नाम से, ठीक है, नाग पहाड़ से। अजमेर में ही पुष्कर की पहाड़ियां भी स्थित है। मान लीजिए ये पुष्कर की पहाड़ियां हैं, यहां मैं लिख देता हूँ पुष्कर की पहाड़ियां। पुष्कर की पहाड़ियां भी अजमेर जिले में ही स्थित है और पुष्कर की पहाड़ियों से भी एक नदी निकलती है सरस्वती नदी नाम से। ये वो सरस्वती नहीं है जो पहले मतलब लुप्त हो गई थी इस प्रकार की। जो हम लोग एक नदी पढ़ते हैं ना कि सरस्वती नदी वर्तमान में लुप्त हो गई है, वो नदी नहीं है। यहाँ से नदी निकलती है सरस्वती, ठीक है। यहाँ से नदी निकलती है सागरमती। अब जब ये दोनों नदियां प्रवाहित होते होते आगे बढ़ती है तो गोविंदगढ़ के पास में, गोविंदगढ़ के पास में यहाँ पे मान लीजिए ये गोविंदगढ़ है। गोविंदगढ़ में ये नदी आपस में मिलती है और उसके बाद में ये जो नदियां हैं ये लूनी के नाम से प्रवाहित होती है। क्लियर है सभी को।
तो ये उद्गम की चर्चा हम लोगों ने कर ली और सभी मतलब याद रखिएगा कि सबसे पहले साबरमती निकलती है नाग पहाड़ से और सरस्वती निकलती है पुष्कर की पहाड़ियों से। उसके बाद में जब ये मिलती है तो उसके बाद में जाके ये लूनी के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है। अब लूनी के नाम से प्रवाहित होती तो है, लेकिन लूनी का जो पाथ है वो क्या है उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि लूनी किस प्रकार से किन किन जिलों से प्रवाहित होती है। तो देखिएगा, सबसे पहले लूनी नदी अजमेर से ही उद्गमित हो रही है, तो अजमेर जिला तो उसमें शामिल होगा ही पथ में। उसके बाद में लूनी अजमेर के बाद में नागौर में प्रवेश करती है। नागौर में बहने के बाद में पाली जिले में प्रवेश करती है और पाली जिले के पश्चात जोधपुर में प्रवेश करती है। अब नए डिस्ट्रिक्टों के अकॉर्डिंग भी हम लोग थोड़ा इसी क्लास में देखेंगे, मतलब सब कुछ चीज़ें हम लोग इसी क्लास में देखेंगे, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो जोधपुर के बाद में आप लोग याद रख सकते हैं कि बालोतरा में ये नदी बहती है, जो कि वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, और बालोतरा के बाद में बाड़मेर में ये नदी बहती है। अब बाड़मेर आपको भी पता है कि बाड़मेर के बाद में जो बाड़मेर के साथ में एक जिला और है जैसलमेर में, तो चलिए नदी नहीं प्रवेश करती, लेकिन बाड़मेर के बाद में ये जो नदी है ये जालोर चली जाती है। ठीक है, जालोर। और जालोर से गुजरात की साइड निकलकर ये जो नदी है ये कच्छ के रन में समा जाती है। याद रखिएगा कहाँ पे समाप्त होती है, कच्छ के रन में। यहाँ लिख देता हूं मैं, कच्छ के रन में समाती है। तो ये याद रखिएगा। और इसका पथ मैंने आपको बता दिया, अजमेर, अजमेर के बाद में नागौर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और उसके बाद में हमारा जालोर। ठीक है। और जालोर से ये गुजरात में बहते हुए फिर माफ कीजिए, जालोर के बाद में ये नदी जो है ये कहाँ पे चली जाती है, ये नदी चली जाती है कच्छ के रण में। देखिए दो नदियां जो है, मतलब सबसे पहले मैं बताऊं, कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी, दोनों के दोनों जो है वो हमारा अरब सागर का ही पार्ट है। तो हमें अलग अलग याद रखना होगा कि यहाँ पे राजस्थान में दो नदियां कच्छ के रन में समाप्ति है और दो नदियां जो है वो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अलग अलग याद रखिएगा दोनों को, ठीक है, ताकि प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो आप लोग आराम से आंसर कर पाए। आगे चलते हैं। देखिएगा, हम लोगों ने पढ़ लिया कि लूनी नदी कहाँ से बहती है, कहाँ से उद्गमित होती है, मतलब कहाँ से निकलती है। ठीक है। अब लूनी की विशेषता क्या है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए लूनी नदी, अगर लूनी नदी की हम लोग बात करें तो लूनी की एक विशेषता मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में भी बताई थी कि लूनी नदी का जो जल है वो अपनी जल की प्रकृति को बदलती है नदी। ठीक है, जल की प्रकृति को परिवर्तित करती है किस प्रकार से, जो नदी का जल है वो उद्गम से लेकर बालोतरा तक तो मीठा होता है। कहाँ तक, बालोतरा तक, बालोतरा तक मीठा। और बालोतरा के बाद जो है वो जल खारा हो जाता है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर क्या कोई नमक वगैरह मिला देते हैं क्या बालोतरा वाले। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नदी में कोई नमक वगैरह नहीं मिलाया जाता, मिलता नमक ही है। लेकिन बालोतरा के बाद जो भूमि है वो खारी हो जाती है, मतलब लवणीय प्रकृति की होती है, और उन लवणों के मिलने के कारण नदी का जल है वो जो खारा हो जाता है। ठीक है। तो बालोतरा तक तो नदी का जल होता है मीठा, और बालोतरा के बाद में जो है वो नदी का, माफ कीजिए, बालोतरा तक होता है मीठा और बालोतरा के बाद में क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, और भारत की एकमात्र नदी है जो अपने जल की प्रकृति को परिवर्तित करती है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, भारत की एकमात्र। तो ये भी याद रखिएगा कि देश की एकमात्र नदी है जो अपने जल की प्रकृति को बदलती है। क्लियर है सभी को। और इसी कारण इस जल के खारे हो जाने के कारण इसे लवणवती भी कहा जाता है, जो मैंने आपको अन्य नामों में लिखवा दिया है। अब जब लूनी को आप लोग देखेंगे और लूनी को आप लोग देखेंगे और समझेंगे, जैसे मान लीजिए राजस्थान है अगर, और लूनी को आप लोग देखेंगे, राजस्थान में आप सभी को पता है कि वर्षा की मात्रा इधर कम होती है, इस प्रकार से वर्षा की मात्रा इस प्रकार से भी कम ही होती है। ठीक है, वर्षा की मात्रा इस प्रकार से, माफ कीजिए ये तो टेढ़ा चला गया, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वर्षा की मात्रा इधर भी कमी होती है। अब लूनी जो है वो बहती किधर से, अजमेर से लेके इस साइड और फिर जालौर से बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो लूनी जो है वो किस प्रकार से बहती है, राजस्थान में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। तो मिटा दूं ना मैं राजस्थान का नक्शा, इतना प्यारा नक्शा बना है हमारा, मिटा देते हैं। लूनी जो है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। जी।
तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से लूनी जो है वो कम वर्षा वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि अजमेर में तो बारिश होती है बढ़िया, क्योंकि अजमेर में अरावली की पहाड़ियां हैं। अजमेर में पहाड़ियां हैं तो वहीं से नदी निकलती है, लेकिन बहती किस प्रकार से है, मरुस्थल की ओर बढ़ती है, बाड़मेर साइड में। बाड़मेर में कहाँ बारिश होती है, रेगिस्तान का पार्ट है, थार का मरुस्थल है बाड़मेर में। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तरफ कौन प्रवाहित होती है, लूनी नदी प्रवाहित होती है। क्लियर है सभी को? जी। अब देखिए, हम लोगों ने जब घग्गर नदी पढ़ी थी, आंतरिक प्रवाह के पोर्शन में हम लोगों ने जब घग्गर नदी पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि जब शिवालिक हिमालय में अच्छी बरसात होती है तो हमारे जो हनुमानगढ़ जंक्शन है उसमें बाढ़ की स्थिति बनती है, क्योंकि जो हनुमानगढ़ जंक्शन का पार्ट है वो हमारा नदी के तल से नीचे है। वो ही स्टोरी यहाँ पे लूनी नदी में भी लागू होती है। राजस्थान में केवल दो ही जगह ऐसी सीन होता है, एक तो हनुमानगढ़ जंक्शन और दूसरा लूनी नदी में। देखिए, हनुमानगढ़ जंक्शन के पश्चात लूनी नदी में क्या होता है कि जो बालोतरा है, बालोतरा का जो मतलब तल है, बालोतरा की जो ऊंचाई मान सकते हैं समुद्र तल से, वो नदी के पेटे से नीचे है। ठीक है। बालोतरा में, एक सेकेंड ना, बालोतरा में बाढ़ की स्थिति बनेगी। कब बनेगी? यदि यदि अजमेर में बढ़िया बरसात होगी। कहाँ पे? पुष्कर की पहाड़ियों और नाग पहाड़ साइड में। ठीक है, पुष्कर की पहाड़ियों में ज्यादा बारिश होगी। ठीक है। तो देखिए, बालोतरा में बाढ़ की स्थिति बनेगी क्योंकि पुष्कर के पहाड़ियों में जब ज्यादा बरसात होगी तो नदी में जल की मात्रा बढ़ेगी, और जब जल की मात्रा बढ़ेगी तो नदी फैलेगी। नदी आसपास के क्षेत्रों में घुसेगी। आसपास के क्षेत्र जब कोई नीचा होगा तो उधर फिर बाढ़ आएगी, ज्यादा पानी उस साइड चला जाएगा। इसी कारण तो बालोतरा जो है वो थोड़ा निचाई में स्थित है। राजस्थानी भाषा में बात करूँ तो बालोतरा जो है वो थोड़ा निचाण में है, जिस कारण से पानी ज्यादा प्रवेश कर जाए तो बाढ़ की स्थिति बन जाए। ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो एक चीज याद रखिएगा कि लूनी जो है वो राजस्थान में, जैसे हम लोग लंबाई के आधार पे चर्चा करते हैं, तो याद रखिएगा कि मरुस्थल की सबसे लंबी नदी, मरुस्थल, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? पश्चिमी राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोगों को मैंने बताया था एक, जैसे इस आंतरिक प्रवाह की जो सबसे लंबी नदी है पूर्ण बहाव की दृष्टि से, वो कौन सी थी? आंतरिक प्रवाह की थी शेखावाटी में कौन सी? कातली नदी, जो कि 100 किलोमीटर लंबी थी लगभग। और घग्गर नदी वैसे पूर्ण आंतरिक मतलब पूर्ण बहाव की दृष्टि से नहीं देखा जाए, केवल ऐसा देखा जाए कि आंतरिक प्रवाह की नदी जो सबसे लंबी नदी है तो घग्गर थी, लेकिन वो राजस्थान में तो केवल ऊपर वाले हिस्से से ही गुजर जाती थी। ठीक है। तो जो पश्चिमी मरुस्थल है, या हम लोग बोल सकते हैं पश्चिमी राजस्थान है, वहां की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? ये लूनी नदी हो जाएगी, क्योंकि ये 495 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। हमारी कांटली नदी से तो 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना नहीं, लगभग 5 गुना ज्यादा लंबी है। तो हमारी जो लंबी नदी है वो हो जाएगी लूनी नदी। ठीक है। अब देखिएगा, हम लोगों ने जो ऐसे देखा था कि नदी बहती है, लेकिन नदी के आसपास में ना कुछ एक शहर होते हैं, नदी के किनारे पे कुछ शहर बसे होते हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो लूनी नदी के किनारे पे एक तो अजमेर का गोविंदगढ़ होगा, क्योंकि गोविंदगढ़ में ही तो नदियां मिलती हैं। गोविंदगढ़ अजमेर में स्थित है भाई। ठीक है। तो एक तो लूनी नदी के किनारे गोविंदगढ़ स्थित है, क्योंकि दोनों नदियां गोविंदगढ़ में मिलने के बाद में ही तो लूनी के रूप में उद्गमित होती हैं। जोधपुर का बिलाड़ा, जोधपुर का बिलाड़ा बालोतरा में जब बाढ़ आएगी तभी तो आएगी जब किनारे स्थित होगा। तो बालोतरा, बालोतरा के बाद में बाड़मेर में दो और जगह हैं जो नदी के किनारे स्थित है, एक तो समदड़ी, और बिलाड़ा और तिलवाड़ा को राइम करके रखिएगा तो तिलवाड़ा भी स्थित है। बिलाड़ा, तिलवाड़ा, समदड़ी, बालोतरा और गोविंदगढ़, ये ऐसी जगह हैं, ऐसे शहर के नाम है जो हमारी नदी है लूनी नदी उसके किनारे पे स्थित है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो अभी फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना। तो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, बताइएगा जरा। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? लूनी नदी। उसके बाद में गोविंदगढ़, बिलाड़ा, तिलवाड़ा, बालोतरा, समदड़ी, ये जो स्थान है ये लूनी नदी के किनारे पे स्थित है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, लूनी नदी और किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उन सभी चीजों की चर्चा करते हैं। उसके बाद में लूनी नदी की हम लोग सहायक नदियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे।
तो लूनी नदी इंपॉर्टेंट किस मैनर में है कि तिलवाड़ा में एक ना सभ्यता पनपी थी। ठीक है, तिलवाड़ा में एक तिलवाड़ा सभ्यता पनपी थी, तिलवाड़ा सभ्यता। एक तो ये सभ्यता इसी के किनारे पनी पनपी थी, ठीक है, लूनी नदी के किनारे ही। उसके बाद में तिलवाड़ा में एक पशु मेला लगता है, तल्लीनाथ पशु मेला, माफ कीजिए मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला, ये भी इस नदी के किनारे ही लगता है, ठीक है। तिलवाड़ा में लगता है कौन सा पशु मेला? मल्लीनाथ पशु मेला। अब याद रखिएगा तिलवाड़ा कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर में तिलवाड़ा में कहाँ कौन सा पशु मेला? मल्लीनाथ पशु मेला, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लूनी नदी पर ना एक जोधपुर में बांध बना हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ये जब नदियां पढ़ेंगे तो साथ साथ में बांध भी पढ़ते चले जाएंगे, ताकि दो टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट हो सके, ठीक है। देखिएगा, लूनी नदी पर जोधपुर में एक बांध बना है। जोधपुर में बांध दो नामों से जाना जाता है इस बांध को। कौन कौन से नाम है? एक सेकंड बस, लिखते हैं, एक सेकंड। हाँ देखिए यहाँ पे, एक तो पिंचियांग, और एक नाम है इसका जसवंत सागर। कहाँ पे है? जोधपुर में। किसके ऊपर है? लूनी नदी के ऊपर है। क्लियर है सभी को? देखिए ये जो बांध है, ये जोधपुर का सबसे बड़ा बांध है। जोधपुर का सबसे बड़ा बांध है। जोधपुर का सबसे बड़ा बांध, ठीक है। जोधपुर का सबसे बड़ा बांध है, इस कारण से इस जो बांध है, ये जो बांध है, इससे जोधपुर शहर में पेयजल की आपूर्ति होती है, पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है जोधपुर शहर में। क्लियर है सभी को? अब देखिए जोधपुर शहर में आपूर्ति की जाती है, मैं वापस से आप लोगों को रिमाइंड करवाता हूँ इस बात के बारे में। अब आप लोग बोलेंगे सर नदी का पानी खारा है, पिएंगे कैसे? लेकिन पानी बालोतरा में खारा होता है, न कि जोधपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे जोधपुर में जब बांध बनाएंगे आप लोग तो मीठा पानी मिलेगा आपको, खारा पानी थोड़ी ना मिलेगा। बालोतरा में जाके खारा होता है, तो जोधपुर में मीठा पानी मिलता है जो पेयजल के लायक होता है, पीने के पानी के लायक होता है। तो पेयजल आपूर्ति जो जोधपुर शहर में की जाती है वो लूनी नदी के ऊपर स्थित एक बांध है। कौन सा बांध है? हमारा पिंचियांग या जसवंत सागर बांध है, उसके द्वारा की जाती है। क्लियर है सभी को? जी, आगे बढ़े। अब देखिएगा, लूनी नदी में ना एक आपको शब्द याद रखना है, नेहड़। नेहड़ क्या होता है देखिए, नेहड़ क्या होता है कि लूनी नदी जालौर जिले में ना दलदली भूमि का निर्माण करती है। कहाँ पे? जालौर जिले में। जालौर जिले में दलदली भूमि, दलदली भूमि का निर्माण करती है जालौर जिले में। कौन? लूनी नदी, जिसे हम लोग नेहड़ कहते हैं, ठीक है। दलदली भूमि किस प्रकार से बनती है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेम की समस्या हम लोगों ने पढ़ी थी कहाँ? गंगानगर हनुमानगढ़ में मृदा, जब हम लोगों ने पढ़ी थी तब। सेम की समस्या गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सिंचाई है वो बहुत ज्यादा होने लगी है, और इंदिरा गांधी नहर वगैरह का भी पानी वहां पे पहुंचता है। तो बहुत अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि दलदली होने लगती है, जिसे हम लोग सेम की समस्या बोलते हैं। और वही इस नदी के किनारे स्थित कौन? जाल, माफ कीजिए, नदी के पास में क्या है? जालोर। जालोर से बहती है, तो जालोर में आसपास के क्षेत्रों में दलदली बना दिया है इस नदी ने, जिस कारण से उन क्षेत्रों को हम लोग नेहड़ बोलते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, अब नदी का एक पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। हमने पूरी की पूरी नदी के बारे में चर्चा की, लेकिन हम लोगों ने एक चीज छोड़ दी, वो है लूनी नदी की सहायक नदियां। इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। अब पूरा जो पोर्शन चलेगा वो नदी की सहायक नदियों के ऊपर चलेगा, तो एकदम अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि याद नहीं होती हैं ये, ठीक है। अगर क्लास में ध्यान से नहीं देखेंगे तो याद नहीं होंगी, आप लोगों को ढंग से पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है। देखिए हेडिंग लगाते हैं, सबसे पहले आप लोग तैयार हो जाइए तब तक। लूनी नदी की सहायक नदियां। लूनी नदी की सहायक नदियां। देखिए नदी की जो सहायक नदियां होती है वो दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक तो जो लेफ्ट साइड से आके मिलती है, और एक राइट साइड से आके मिलती है। अब आप लोग बोलेंगे सर नदी है, नदी का लेफ्ट राइट कैसे पता चलेगा? बताएंगे। देखिए पहले लेफ्ट, और यहाँ लिखते हैं हम लोग राइट, ठीक है। लेफ्ट और राइट। देखिए नदी का लेफ्ट राइट कैसे पता चलेगा, मैं आपको शुरू में जो मैंने लूनी का डायग्राम बनाया था यहाँ पे ये लेके चलता हूँ, ठीक है। नदी बहती किस तरफ है? इस साइड बह रही है, ऐसे ही बह रही है ना। तो नदी का लेफ्ट राइट कैसे पता चलेगा? आप लोग जिस तरीके से नदी बहती है, जिस तरफ बह रही है,
उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और फिर देखिए आपका लेफ्ट कौन सा, आपका राइट कौन सा। अब नदी के लिए ये वाला हिस्सा हो जाएगा राइट और ये वाला हिस्सा हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना लेफ्ट राइट क्या होता है। अब देखिए नदी के राइट साइड से केवल एक नदी आके मिलती है। ठीक है, लूनी नदी के राइट साइड में केवल एक ही नदी आके मिलती है जो जोजड़ी नदी है। क्या नाम है उसका? जोजड़ी नदी। अलग कलर से लिखते हैं, जरूर रुकिएगा। जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी। देखिए जोजड़ी नदी की चर्चा करें तो ये जो नदी है नागौर जिले से निकलती है। नागौर जिले से निकलती है। और नागौर जिलों में भी कहाँ से? नागौर के पाडलू गांव की पहाड़ियों से। चलिए बताइए, जैसलमेर के कोटड़ा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बताइएगा। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था आंतरिक प्रवाह की नदी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसलमेर के कोटड़ा गांव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। कौन सी निकलती है जरा कमेंट में बताइएगा। नागौर के पाडलू गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? जोजड़ी नदी। अब देखिए ये जो जोजड़ी नदी है इसके बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि ये लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो अरावली से नहीं निकलती। क्योंकि नागौर में अरावली नहीं है ना, नागौर में तो नागौर जो है वो तो मरुस्थल का हिस्सा है, अर्ध शुष्क मरुस्थल का हिस्सा है। तो उसमें जो जोजड़ी नदी है वो अरावली से नहीं निकलती। कहाँ से निकलती है? नागौर के पाडलू गांव की पहाड़ियों से। ठीक है, देखिए अब राइट साइड से एक ही नदी मिलती है, यहाँ पे हम लोग एक लिख देते हैं, एक सेकेंड जी। लेकिन लेफ्ट साइड से बहुत सारी नदियां मिलती हैं, उनका नाम मैं आपके सामने लिखता जाता हूँ, देखिएगा। पहली जो नदी है वो है बांडी। ठीक है, बांडी की ही सहायक नदी है गुहिया। तो मैं कोष्टक में लिख देता हूँ गुहिया, क्योंकि इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, सरदार संबंध बांध। आगे चर्चा करेंगे, बट सहायक नदी है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, दोनों की दोनों पाली जिले से निकलती है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब अगर लूणी की सहायक नदियों में देखेंगे तो पहले लूणी, उसके बाद में बांडी और जोजड़ी, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों याद रखनी पड़ेंगी। दूसरी नदी की चर्चा करें तो दूसरी नदी आती है जवाई नदी। जवाई नदी। और जवाई नदी की भी एक सहायक नदी है, कौन सी? खारी नदी। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज कहाँ होंगे, आप लोग जवाई और जोजड़ी में कंफ्यूज होंगे, तो याद रखिएगा जोजड़ी। जोजड़ी मतलब ये वो नदी है जो राइट साइड से मिलती है, जबकि जवाई नदी है जो लेफ्ट साइड से आती है। ठीक है, तीसरी नदी देखिएगा। तीसरी, और अब कोई सहायक नदी हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इनकी, तो देखिए हम लोग डायरेक्ट नाम लिखते हैं। आगे आएगी नदी लीलड़ी। चौथी हम लोग देख लेते हैं मीठड़ी। पांचवी नदी हम लोग देख लेते हैं सागी। देखिए सागी नदी को ना स्थानीय लोग कई बार सगाई भी बोलते हैं, तो ये भी आप लोग लिख लीजिए, कई बार क्या पता प्रश्न पूछ ले। और एक नदी आप लोग याद रखिएगा सूकड़ी। छठा आप लोग याद रखिएगा सूकड़ी। लिखा नहीं जाएगा ना यहाँ पे, एक सेकेंड, ऊपर ही लिखना पड़ेगा, यहाँ नहीं लिखा जाएगा। छठी नदी यहाँ लिखते हैं सूकड़ी नदी। तो ये सारी जो है ये राइट साइड से, माफ कीजिए लेफ्ट साइड से जो नदी आती है वो है। हम लोगों ने छह पढ़ी है, दो उसकी सहायक नदियां और देखी हैं, तो आठ और एक वो नौ, 10 ही मान लीजिए राउंड फिगर करके। नौ या 10 नदियां हम लोग पढ़ेंगे अब एक एक करके, और कहाँ से क्या निकलती है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कौन से बांध बने हुए हैं, सब चर्चा करेंगे। बस अपनी कुर्सी की पेटियां बांध के रखिएगा, प्रश्न बनने वाले और इंपॉर्टेंट बनेंगे यहाँ से प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिएगा। हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं, हमारी जो एकमात्र नदी है जो राइट साइड से मिलती है वो है जोजड़ी नदी, उसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं जोजड़ी नदी। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को फॉलो करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ना एक शॉर्ट वीडियो मिलेगी कुछ एक दिनों में, जहाँ पे मैं पूरी की पूरी राजस्थान की नदियों का मैप लिख के बताऊंगा। और देखिए आप लोग बोलेंगे सर मैप तो गूगल पे भी मिल जाता है, क्यों ही करें हम लोग सब्सक्राइब। ठीक है, गूगल पे मिल जाता है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन फिर हम लोग एक क्लास में करेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों को याद करना है, क्या ट्रिक्स बनेंगी। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पूरी की पूरा पोर्शन जो जियोग्राफी कल्चर हिस्ट्री, ये तीनों जो है हम लोग इसी चैनल पे कंप्लीट करेंगे, और जीके में आपको एकदम पक्का कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जोजड़ी नदी पढ़ते हैं। और जोजड़ी नदी में सबसे पहले आपको बताया उद्गम कहाँ से होता है? नागौर से। नागौर में कहाँ पे? पाडलू गांव की पहाड़ियों से। ठीक है, नागौर में प्रवाहित होती है, उसके बाद में ये जो नदी है ये जोधपुर में जाती है। नागौर के बाद में नदी कहाँ जाती है? जोधपुर में जाती है, और जोधपुर में फिर
जोधपुर में, फिर जाके ये राइट साइड से लूणी में मिल जाती है। अब एक चीज याद रखिएगा, दाई दाई ओर को हम लोग राइट बोलते हैं, ठीक है। दाई बाई भी आ सकता है, एग्जाम में राइट नहीं बोलेगा, ठीक है। तो दाई ओर से लूणी में मिल जाती है। और नहीं आएगा ना, और आएगा इधर, एक सेकंड इरेज करना। जी, ठीक है। अब देखिए, बांड माफ कीजिए, बांडी नहीं पढ़ रहे हैं ना हम लोग, जोजड़ी। जोजड़ी का याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं पहले हम, पाडलू आपकी पहाड़ी, पाडलू गांव की पहाड़ियाँ। ठीक है, पूरे पूरे नोट्स मैं ही बना रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या तो डायरेक्ट प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, इनको कंबाइन करके, मतलब 3-4 स्लाइड्स को एक ही पेज पे, A4 साइज के पेज पे आप लोग कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद में नोट्स निकलवा लीजिएगा, या फिर आप लोग क्या करेंगे, या फिर आप लोग कर सकते हैं कि मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद में लूणी की एकमात्र सहायक नदी है ये, जहाँ जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अरावली से उद्गम नहीं। तो ये भी याद रखिए। बस इतना ही याद रखना है, मैंने जोजड़ी जो है वो आपको पहले ही पढ़ा दी थी, बस मैंने तो यहाँ रिवीजन के लिए या एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको बताई। उसके बाद में दूसरी जो सहायक नदी आती है, बांडी नदी आती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि तीन जो नदियां इंपॉर्टेंट है, बांडी, जोजड़ी और लूणी, ठीक है। बांडी नदी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पे एक ना बांध बना हुआ है, और बांध से पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि निकलती कहाँ से है, तो मैंने पहले ही आई थिंक बता दिया था, पाली जिले से निकलती है। और जोधपुर की सीमा के समीप ही ये नदी भी लूणी नदी में मिलती है, ठीक है, पाली जिले से निकलकर। बांडी नदी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पे एक बांध बना हुआ है, हेमावास बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, हेमावास बांध। क्लियर है सभी को। देखिए, बांडी नदी जो है वो रंगाई छपाई उद्योग है पाली में, ठीक है। तो रंगाई छपाई उद्योग से जो केमिकल निकलता है, जैसे ये नदी है, तो जो केमिकल निकलता है वो आके इस नदी में मिलता रहता है। तो केमिकल मिल जाता है इसमें इतना भयंकर तरीके से कि इस नदी का नाम ही केमिकल रिवर पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, केमिकल रिवर। ठीक है, केमिकल रिवर पड़ गया, और साथ ही में पश्चिमी राजस्थान की प्रदूषित नदी भी इसका नाम पड़ गया। अब प्रश्न अलग बनेगा भाई, देखिएगा, प्रदूषित नदी ऑप्शन में देगा, अगर ऑप्शन मान लीजिए आपको दे लूणी, दूसरा दे पश्चिमी बनास, तीसरा दे माही, चौथा दे सागरमती। ठीक है, सागरमती तो यही होगी ना, सागरमती छोड़ो, यहाँ पे दे दे घग्गर, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा प्रदूषित नदी लूणी, क्योंकि बांडी जाके फिर लूणी में मिल जाएगी। लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ पे लूणी दे पहला, और चौथा ऑप्शन आपको मिले बांडी, अगर बांडी ऑप्शन में मिलेगा तो आप लोग फिर ये आंसर करेंगे, ठीक है। लूणी नहीं होगा फिर आंसर। तो ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर बदलिएगा आप, सबसे पहले प्रायोरिटी आप देंगे बांडी नदी को, उसके बाद में जो लूणी नदी है उसको प्रायोरिटी देंगे आप लोग, ठीक है। तो केमिकल रिवर कौन सी है, बांडी नदी। प्रदूषित नदी कौन सी है, बांडी नदी। और हेमावास बांध किस पे है, बांडी नदी पे। और एक गुहिया नदी, जैसे मैंने आपको पहले लिखवा दी ना। जी हाँ, इसकी सहायक नदी है क्या, गुहिया नदी। और गुहिया नदी आपको क्यों पढ़नी है, क्योंकि गुहिया नदी पे एक बांध बना हुआ है, सरदार संबंध बांध। सरदार संबंध बांध, ये भी पाली में ही है। और ये जो है ये भी पाली में ही है, ये दोनों पाली में ही है, हेमावास बांध और सरदार संबंध बांध, याद रखिएगा। तो हम लोगों ने दोनों की दोनों जो नदियां हैं, जोजड़ी, बांडी और लूनी, तो हम लोगों ने पहले पढ़ ली, अब सहायक नदियां हैं पढ़ रहे हैं, तो दो हमने कंप्लीट कर ली है। तीसरी हम लोग पढ़ते हैं सूकड़ी नदी। कौन सी नदी, सूकड़ी नदी। तीसरी नदी हम लोग पढ़ते हैं सूकड़ी नदी। देखिएगा, सूकड़ी नदी में हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले आप लोगों को याद ही है कि जवाई नदी या जोजड़ी नदी जो हम लोग पढ़ रहे थे, जवाई नदी कहाँ से मिलती है, लेफ्ट साइड से, जबकि जोजड़ी जो नदी है वो कहाँ से मिलती है, राइट साइड से। तो सूकड़ी नदी जो है वो किसका हिस्सा होगी, सूकड़ी नदी कहाँ से मिलेगी, बाईं ओर से। क्लियर है सभी को। कहाँ से मिलती है, बाईं ओर से मिलती है। तो ये आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि बाईं ओर की सहायक नदी जो है वो कौन सी हो गई हमारी, सूकड़ी नदी। निकलती कहाँ से है ये, लगभग जो लूणी नदी की सहायक नदियां हैं वो पाली जिले से ही निकलती हैं, तो ये नदी है, इसका उद्गम भी कहाँ से हो जाएगा, पाली जिले से हो जाएगा, पाली जिले से उद्गमित, उद्गमित। ठीक है, पाली जिले से निकलती है, लेकिन मिलती पाली जिले में नहीं है। किस प्रकार से जाती है, ये पाली जिले से निकलती है, उसके बाद में जाती है जालोर। जालोर में जाने के बाद में जो नदी है वो बाड़मेर में जाती है, और बाड़मेर के बाद में ये जो नदी है ये लूणी में मिल जाती है, ठीक है। ये इसका पाथ।
सूकड़ी नदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सूकड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ है, बाकली बांध। कौन सा बांध है? बाकली बांध। देखिए ऐसे अजीब से ही नाम मिलेंगे आप, ठीक है, अजीब से ही नाम मिलेंगे आपको, जैसे बाकली बांध है। और बाकली बांध का जो प्रयोग है वो सिंचाई के लिए किया जाता है, न कि पेयजल के लिए। कहाँ बना हुआ है ये? जालौर जिले में। और जालौर जिले में बना है, साथ ही में सिंचाई लेकिन एक जिले में और में की जाती है, जालौर प्लस पाली, प्लस पाली। इन दोनों जिलों में सिंचाई की जाती है बाकली बांध से, जालौर जिले में बना हुआ है। तो याद रखिएगा। बस सूकड़ी नदी में आपको इतना ही याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन तो इसका वो बाकली बांध वाला ही था कि जालौर में है और जालौर पाली में सिंचाई की जाती है। बात कोई पूछता नहीं है सहायक नदियों का, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी करनी होती है, क्या पता प्रश्न पूछ ले और आप लोग बोलेंगे कि आपकी पढ़ाई हुई से बाहर आ गया, तो पढ़ाना तो पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली नदी के बारे में चर्चा करते हैं। हमने 3 नदियां पढ़ ली है, चौथी नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी, सभी के लिए महत्वपूर्ण ही है, जवाई, ठीक है। तो जवाई नदी, देखिए लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे पहला ही पॉइंट याद रखेंगे, सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी। लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? जवाई नदी है। कहाँ से निकलती है? पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव से। पूरा ऐसे ही याद रखेंगे, पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव से, ठीक है। पाली जिले की बाली तहसील, गोरिया गांव से, ठीक है। तो पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव से ये नदी निकलती है। और गोरिया गांव से निकलकर ये जो नदी है, जैसे इसका पाथ मैं लिखूं तो पाली जिले, उसके बाद में जालोर, और उसके बाद में बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर में बहने के बाद में ये नदी लूणे में मिल जाती है। कहीं कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या पाथ? देखा देखा सा लग रहा है ना। सूकड़ी नदी का भी यही पथ था, पाली जालोर बाड़मेर लूनी, ठीक है। तो सेम ही जिलों से बहती है दोनों, लेकिन फिर भी जवाई नदी सबसे लंबी नदी है क्योंकि ज्यादा क्षेत्रफल पे बहती है। क्षेत्रफल नहीं बोलेंगे, मतलब लंबी नदी तो ज्यादा लंबाई में बहती है, ठीक है। 3 जिलों में बहती है, उसके बाद में लूनी नदी में मिल जाती है। और एक बांध बना हुआ है इस पे, और जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कौन सा बांध है, ठीक है। देखिए कहाँ पे, पाली जिले में बना हुआ है। सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात यही आती है कि पाली जिले में एक बांध बना हुआ है। किस नाम से? जवाई बांध, नदी के नाम पे ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, नाम तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि जवाई बांध किस नदी पे बना हुआ है, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला। तो जवाई बांध बना हुआ है, और जवाई बांध को हम लोग मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं, याद रखिएगा। देखिए सिंचाई ही की जाती है, और कहाँ कहाँ की जाती है? जवाई बांध के द्वारा। पाली में बना हुआ, देखिए ऐसे याद रखिए ना, कि सूकड़ी का पाथ सेम किसके समान? जवाई के समान। सूकड़ी में जालोर में बांध, और जालोर व पाली दोनों में सिंचाई, जबकि जवाई में पाली में बांध, और पाली प्लस जालोर दोनों में सिंचाई, ठीक है। दोनों बराबर बराबर हिस्से, ऐसे याद रख लीजिए कि उसमें सूगड़ी नदी के बांध से पानी मिल रहा है पाली को, जबकि यहाँ पे जवाई नदी के बांध से पानी मिल रहा है जालोर को, ठीक है। तो जालोर और पाली जिले में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसीलिए अमृत सरोवर कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसीलिए इसे हम लोग मारवाड़ का अमृत सरोवर बोलते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखिए जवाई बांध जो है, इतना बड़ा बांध है, पानी की मात्रा अधिक चाहिएगी, और उसी के साथ में अमृत सरोवर है, तो इसमें पानी की मात्रा बनाए रखने के लिए उदयपुर जिले में एक परियोजना, उदयपुर जिले से ऐसे याद रखिए, सही बांध परियोजना, सही बांध परियोजना ये चलाई गई, ठीक है। सही बांध परियोजना चलाई गई। और ये राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है, क्या? सही सुरंग, ठीक है। प्रथम जल, एक सेकंड, सुरंग, ठीक है। सही बांध से, जल सुरंग के माध्यम से जो पानी है वो जवाई बांध में लाया जाता है,
ठीक है। तो ये जो परियोजना थी, ये सेई बांध परियोजना थी, उदयपुर जिले में स्थित है। और जवाई बांध में जल की मात्रा को बराबर बनाए रखने के लिए इसका निर्माण किया गया था, तो ये याद रखिएगा। जवाई नदी के तट पर दो एरियनपुरा, एरियनपुरा आप लोगों ने नाम सुना है कहीं कहीं? एरियनपुरा नाम सुना है कहीं? पाली में है। क्रांति के टाइम पे पढ़ा होगा आप लोगों ने, और मैंने ही पढ़ाया था, ठीक है। तो एरियनपुरा जवाई नदी के किनारे ही स्थित है, तो याद रखिएगा जवाई नदी के किनारे क्या स्थित है? एरियनपुरा। सुमेरपुरा भी इसके किनारे स्थित है, तो वो तो एक अलग बात हो गई, बट एरियनपुरा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ना अलग टॉपिक से रिलेटेड है। अब एरियनपुरा पूछेगा तो एरियनपुरा एक क्रांति से भी रिलेटेड हो गया और हमारे इससे टॉपिक से भी रिलेटेड हो गया, अपवा तंत्र, अपवा तंत्र से, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। और जवाई नदी ना एक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि एक तो बांध के कारण दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तीसरी चीज की राजस्थान की प्रथम जल सुरंग जो है वो इसी के ऊपर बांध बना हुआ, उसी के कारण बनी थी, ठीक है। तो तीन चार चीजें हैं जिसके कारण ये इंपॉर्टेंट होती है। अभी मैंने आपको एक ना बताया इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी एक सहायक नदी बताई थी, यहाँ देखिएगा। यहाँ मैंने आपको खारी नाम से इसकी सहायक नदी बताई थी, किसकी? जवाई की। तो उसको पढ़ते हैं अभी। इसकी एक सहायक नदी है क्या? खारी। और एक और है बांडी, ठीक है। खारी और बांडी इसकी सहायक नदियां हैं। बांडी नदी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? बांडी ये वो वाली नहीं है, बांडी एक ही नाम से नदियां बहुत सारी हो सकती है, तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा, और अंत में मैं आप सभी को अलग अलग लिखवा भी दूंगा, ठीक है। बांडी नदी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि जालौर जिले में इस पे ना परियोजना चलाई जा रही है, बांडी सेंदड़ा परियोजना। कहाँ पे? जालौर जिले में। जालौर में परियोजना है बांडी सेंदड़ा परियोजना। तो याद रखिएगा कि जालौर जिले में बांडी सेंदड़ा परियोजना चलाई जा रही है। और एक अंतिम नदी हम लोग पढ़ लेते हैं, एक छोटी सी नदी हम लोग पढ़ लेते हैं, खाली उद्गम स्थल ही हम लोग देखेंगे। पांचवी जो सहायक नदी है वो है सागी, या फिर स्थानीय भाषा में लोग इस नदी को सगाई भी बोलते हैं, तो वो भी नाम हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इस नदी का हम लोग चर्चा करें, इस नदी के बारे में हम लोग चर्चा करें, तो लूनी की अंतिम सहायक नदी के तौर पे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। क्योंकि लास्ट में हम लोग जैसे जैसे क्रम देखें ना कि पूर्व से पश्चिम में, तो अंतिम साइड से जो सागी है वो ही मिलती है, ठीक है। कहाँ पे? सागी नदी जालोर जिले से निकलती है। और जालोर जिले से भी कहाँ से निकलती है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, जालोर जिले में, जालोर जिले की जसवंतपुरा पहाड़ियों से निकलती है। जालौर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, और कहाँ से मिलती है? बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से लूनी नदी में मिल जाती है, इतना याद रखना है, ठीक है। जैसे जालौर, जैसे जसवंतपुरा, और सागिया सगाई नदी, ठीक है। जालौर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और लूनी नदी में बाईं ओर से मिल जाती है। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे हम लोगों ने बांडी नदी, माफ कीजिए बांडी निकल रहा है नाम, लूनी नदी कंप्लीट कर ली है, और उसके 5 सहायक नदियों के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली। और बाकी नदियों के बारे में हमने नाम देख लिए, और नाम ही पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी लूनी नदी में राइट साइड से मिलती है, तो आंसर हो जाएगा जोजड़ी नदी। याद रखिएगा, जवाई अलग है और जोजड़ी अलग है, ठीक है। तो जहां जहां कंफ्यूजन क्लियर करना था मैंने कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको एक ना वीडियो मिलेगी, जब हम लोग पूरा अपवाद तंत्र कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सीरीज ही मिल जाएगी, वीडियो वीडियो नहीं, लगभग 2 से 3 वीडियो हम लोग करेंगे। पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग, किसके बारे में? नदियों के बारे में, बांध के बारे में, और जो हमारे झीलें वगैरह हैं उनके बारे में। उस प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बन चुके हैं, और किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। सारी चीजें हम लोग करेंगे। बस मेक श्योर करना कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप लोग लाइक कर दें अगर पसंद आई हो तो, और ऑब्वियसली पसंद आएगी क्योंकि मैंने पूरा अपना 100% दिया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। पश्चिमी बनास और एक सागरमती या साबरमती नाम से नदी है, वो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद।